स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टूडियो 7 में। मैं आपका दोस्त मनीष परमार। दोस्तों इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक तो कर ही दिया करें। इससे आपको लाइक करने में 1 सेकेंड का समय नहीं लगता है दोस्तों, पर आपके एक लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतु रहती हैं, ग्रीष्म ऋतु, दूसरी हमारी वर्षा ऋतु और तीसरी हमारी ये शीत ऋतु। तो दोस्तों बात करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो दोस्तों जो हमारी ये है ग्रीष्म ऋतु, ये वर्षा ऋतु और ये हमारी शीत ऋतु। तो दोस्तों जो ग्रीष्म ऋतु का समय है, ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से जून के बीच। मार्च से जून तक हमारे ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है। बात करते हैं वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु का समय है वो है जून से तो सितंबर तक इसका टाइम रहता है। बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु रहती है हमारी अक्टूबर से लगाकर तो ये मार्च तक हमारी शीत ऋतु रहती है। मार्च के बाद वापस हमारी ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय जो है मार्च से जून तक रहता है। वर्षा ऋतु का समय है जून से सितंबर तक रहता है। बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु का समय रहता है अक्टूबर से मार्च तक। दोस्तों आइए देखते हैं, एक एक इनके विस्तार से पढ़ते हैं। बात करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में। दोस्तों ये मैप अभी मत देखना, मैप आपको वर्षा ऋतु में काम आएगा। जब मैं वर्षा ऋतु पढ़ाऊंगा तब मैप आपके काम आएगा। अभी मैप की तरफ आप भले ही ना देखें। बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु का समय मैंने बताया आपको कि मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है। बात करते हैं इसका एक और नाम क्या है, तो इसे यूनाला कहते हैं। यूनाला, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला भी कहा जाता है। बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान या सर्वाधिक तापमान ग्वालियर में रिकॉर्ड किए गए दोस्तों, ग्वालियर में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर रहता है, तो सर्वाधिक तापमान ग्वालियर में रहता है। बात करते हैं लेकिन अभी कुछ दशकों से अधिक तापमान बड़वानी का है। सर्वाधिक तापमान बड़वानी, यहाँ पर है, इस बड़वानी की लोकेशन यहाँ पर है दोस्तों, और ग्वालियर यहाँ पर है हमारा। तो दोस्तों बात करें सर्वाधिक तापमान की, अगर जिला पूछे तो ग्वालियर, और लेकिन अभी वर्तमान स्थिति पूछे तो वर्तमान में अधिक तापमान बड़वानी का है। अगर एक और क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि इसमें स्थान विशेष पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर स्थान विशेष में कहाँ पर तापमान अधिक रहता है। तो पर्टिकुलर स्थान विशेष में नाम आएगा विदिशा के गंज बसोदा का, विदिशा के गंज बसोदा। बात की दोस्तों हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु को यूनाला भी कहा जाता है, जिसका समय रहता है मार्च से जून तक। दोस्तों इसमें बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र का रहता है। तो सर्वाधिक तापमान यहाँ पे ग्वालियर क्षेत्र का रहता है। बात करते हैं लेकिन अभी कुछ वर्तमान स्थिति के हिसाब से पूछते हैं, वर्तमान कुछ दशकों से पूछते हैं, तो वहाँ पे आएगा नाम बड़वानी का। अभी कुछ दशकों से बड़वानी का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं दोस्तों
इसमें कि स्थान विशेष में किस जगह का तापमान सबसे सर्वाधिक है। तो स्थान विशेष में पूछे तो विदिशा के गंज बसोदा का नाम आएगा। वो आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करेगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा है उस हिसाब से आपको आंसर का जवाब देना है। दोस्तों बात की हमने ग्रीष्म ऋतु की, अब बात करेंगे हम वर्षा ऋतु के बारे में। तो दोस्तों इनमें कंफ्यूज मत होना, स्थान विशेष पूछे तो अलग आएगा और जिला पूछे तो अलग आएगा और वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से पूछे तो बढ़वा नहीं आएगा। बात करते हैं हम वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु तो दोस्तों 21 जून जिसे वर्ष का सबसे बड़ा दिन भी या ऐसे ही 21 जून को योग दिवस भी हम मनाते हैं। योग दिवस तो दोस्तों 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जैसे ही इस कर्क रेखा पर सूर्य पहुंचता है 21 जून को, तो ये स्थल का तापमान बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप स्थल का ताप बढ़ने लगता है तो यहाँ का दाब कम हो जाता है। यही इसके विपरीत जब स्थल का जलीय भाग का दाब कम हो जाता है तो और स्थल का दाब बढ़ने लगता है। तो यहाँ की 1 मिनट दोस्तों, जलीय भाग का तापमान अपेक्षाकृत कम बढ़ता है और अपेक्षाकृत कम बढ़ता है तथा दाब अधिक हो जाता है। तो दोस्तों 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है तो स्थल का तापमान बढ़ने लगता है और जलीय भाग का तापमान कम होने लगता है। इसके विपरीत जब जलीय भाग का तापमान कम होता है और वहाँ का दाब बढ़ने लगता है तभी मानसूनी हवाएं इस जल से स्थल की ओर चलने लगती है और यही हमारे मानसून का तब आगमन होता है। दोस्तों इसे ही वर्षा हमारे मध्य प्रदेश में होती है। बात करते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमारा जो एरिया है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाला, 75 से 125 सेंटीमीटर और 125 से 150 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र। बात करते हैं हम 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, 50 से 75 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र हमारा पश्चिमी क्षेत्र जिसमें मालवा का पठार आता है। मालवा के पठार में हमारी औसत वर्षा होती है। औसत या औसत से कम वर्षा होती है। कम वर्षा होती है कहाँ पर? होती है हमारे मालवा के पठार में, पश्चिमी क्षेत्र मालवा के पठार में जो पश्चिमी क्षेत्र है हमारा। दोस्तों 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है या इसे ही ये मालवा के पठार में होती है। दोस्तों एक एरिया हमारा 50 से 75 सेंटीमीटर, दूसरा हमारा 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। वर्षा ऋतु में बात कर रहे हैं हम दोस्तों, वर्षा कैसे होती है और कौन कौन से एरिया में वर्षा किस प्रकार से होती है। 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, इसमें हमारा आता है मध्य भारत का पठार, बघेलखंड या बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है हमारा, ये 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। यह इसे ही औसत से कम या औसत के बराबर, औसत या औसत से अधिक, औसत के बराबर या अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में आते हैं हमारा मध्य भारत, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। बात करते हैं दोस्तों 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। तो 125 से 150 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्र है उसमें हमारे मध्य प्रदेश का पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग आता है। तो 125 से
150 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें दक्षिण पूर्वी या पूर्वी भाग आता है, जिसमें 125 से लाकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह इसे कहा जाता है कि विंध्याचल या सतपुड़ा, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा के संयुग्मन क्षेत्रों में 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो औसत से अधिक वर्षा होती है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, अब वो मैं बताता हूँ आपको कि इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। बात करते हैं इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मैंने यहाँ पर मार्क लगाया है, यह सर्वाधिक वर्षा होती है, और ये एरिया कौन सा है, तो ये दोस्तों होशंगाबाद का पंचमढ़ी जहाँ पर औसत से अधिक करीबन 199 से 201 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। तो क्वेश्चन यही है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होशंगाबाद के पंचमढ़ी में होती है, जो 199 से 201 सेंटीमीटर के लगभग होती है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा क्या है, तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर। दोस्तों औसत वर्षा कैसे निकाली जाती है, औसत वर्षा ऐसे निकाली जाती है जहाँ सर्वाधिक ज़्यादा वर्षा होती है और एक एरिया जहाँ पर सर्वाधिक कम वर्षा होती है, उन दोनों को माइनस किया जाता है, उससे ही औसत वर्षा निकाली जाती है। दोस्तों बात करते हैं, सबसे अधिक वर्षा हमारे होशंगाबाद के पंचमढ़ी में होती है, 199 से 201 सेंटीमीटर के लगभग होती है। बात की औसत मध्य प्रदेश की औसत वर्षा जो कि 112 सेंटीमीटर है। बात करते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे कम जो वर्षा होती है वो भिंड जिले के ग्वाल तहसील में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है भिंड जिले में, जो कि मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों यहाँ। तो बात की हमने सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो होशंगाबाद के पंचमढ़ी में होती है। सबसे कम वर्षा होती है भिंड जिले के, यहाँ पर भिंड जिले के, ये भिंड जिले के में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दोस्तों दो शाखा है, हमारी अरब सागर शाखा है, दूसरी हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दोस्तों इसमें पढ़ा हमने सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। इस प्रकार दोस्तों हमने इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम शीत ऋतु के बारे में। दोस्तों वर्षा ऋतु जो है, एक इसमें वर्षा ऋतु को और क्या कहा जाता है, तो वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसे चौमासा भी कहा जाता है। तो दोस्तों नोट कर सकते हो आप कि वर्षा ऋतु को चौमासा भी कहा जाता है। बात करते हैं हम शीत ऋतु के बारे में। तो शीत ऋतु जो हमारी है, शीत ऋतु का समय क्या है दोस्तों, ठंड कब लगने लगती है आपको, ये मैंने आपको बताया कि अक्टूबर से लगाकर
अक्टूबर से तो मार्च तक हमें ठंड लगती है, तो ठंड का एहसास होता है। दोस्तों इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, उसका है इसे स्याला भी कहा जाता है। जो शीत ऋतु है इसे स्याला भी कहा जाता है। तो दोस्तों जब बात करते हैं इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है शीत ऋतु से, तो दोस्तों शीत ऋतु से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम तापमान कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, या ऐसा पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड कहाँ पर पड़ती है, या सबसे कम तापमान कौन से जिले में रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों सबसे कम तापमान की बात की तो हम लोग बात करेंगे शिवपुरी, जहाँ पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है। दोस्तों शिवपुरी में सबसे कम ठंड मतलब सबसे अधिक ठंड पड़ती, बहुत ज़्यादा ठंड वो जिला है ये हमारे मध्य प्रदेश का, यह सबसे अधिक ठंड गिरती है। बात करते हैं दोस्तों इसमें जो हम शीत ऋतु की बात कर रहे हैं, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तापांतर। तापांतर किसे कहते हैं दोस्तों, तो तापांतर उसे कहा जाता है जैसे दिन का तापमान अलग है और रात का तापमान अलग है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, तो सर्वाधिक ठंडा है शिवपुरी हमारा। तापांतर की बात करते हैं तो तापांतर जैसे दिन में था 45 डिग्री सेल्सियस, वही बात करते हैं हम कि रात का, तो रात में है 15 डिग्री सेल्सियस। जो इन दोनों का तापमान का जो अंतर रहता है उसे ही दोस्तों तापांतर कहा जाता है, उसे ही तापांतर कहा जाता है। बात करते हैं कि सर्वाधिक तापांतर किस महीने में रहता है, मतलब दैनिक तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर किस महीने में रहता है। तो दोस्तों इसमें आंसर आएगा मार्च। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखना कि दैनिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर कौन से महीने में रहता है, तो सर्वाधिक ताप में अंतर मार्च के महीने में होता है। दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इस प्रकार हमने शीत ऋतु के बारे में पढ़ा, शीत ऋतु से क्या क्वेश्चन पूछते हैं। बात करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो जो दोस्तों मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जो मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जो आंकड़े निकाले जाते हैं, आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ऋतु संबंधी जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं करने वाली जो वेधशाला है, वेधशाला कहाँ पर है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ पर है। तो दोस्तों ये वेधशाला कहाँ पर है आप जज कर सकते हैं। दोस्तों ये है इंदौर में, मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, स्मार्ट सिटी। तो दोस्तों इंदौर में ही ये वेधशाला है जहाँ सभी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इनसे पता लगाया जाता है कि इस बार कितनी वर्षा हुई कितनी नहीं हुई। दोस्तों इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है, या हमारी आम बोलचाल की भाषा में मावटा बोलते हैं। मावठ गिरती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं हम अगली कि और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन और पूछा क्या जाता है, इससे एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश में एक और वेधशाला बनाई जा रही है जो आंकड़े निकालने के प्रदर्शित करने के लिए, वो कहाँ पर बनाई जा रही है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के उज्जैन है उसमें अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है। जो नई वेधशाला है उसका निर्माण उज्जैन में हो रहा है।
और वो हो रहा है हमारे किसके नाम पर, उसका उस वेधशाला का नाम क्या है, तो उस वेधशाला का नाम है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। जो हमारे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री कौन थे, तो वराहमिहिर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक वेधशाला कहाँ पर बनाई जा रही है, तो ये अत्याधुनिक वेधशाला उज्जैन में बनाई जा रही है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है वराहमिहिर वेधशाला। ये हमारे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, इन्हीं के नाम पर इस वेधशाला का नाम रखा गया है। दोस्तों इस प्रकार हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा, तो मध्य प्रदेश की इस प्रकार हमने ऋतुओं के बारे में चर्चा की। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक तो दोस्तों आप कर ही दें। थैंक यू दोस्तों।